हेलो बच्चों, मैं हूँ बापादित्य चक्रवर्ती और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ह्यूज पार्ट, ह्यूज सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्पेशल पोर्शंस है वह रिएक्शन मेकानिज़म्स। तो आज हम रिएक्शन मेकानिज़्म शुरू करने वाले हैं। तो रिएक्शन मेकानिज़्म जानने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। मेनली ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में एक सब्स्टिट्यूएंट होता है जो एक कंपाउंड से किसी एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है। यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां एक मॉलिक्यूल से एक ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है। नंबर 3 है एडिशन रिएक्शन, जहाँ पर बाहर से कुछ उस कंपाउंड में जुड़ रहा है। और 4th में है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में एक मॉलिक्यूल दूसरे एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, पर उसमें जो एटम्स रहता है वो सेम रहता है। मतलब कि ये आप बोल सकते हो कि एक आइसोमर फॉर्म हो रहा है इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड स्टार्ट विथ substitution reaction. Now substitution reactions are of 2 types: nucleophilic substitution and electrophilic substitution reactions. Now which one is nucleophilic substitution? Where the substituent is a nucleophile. Now what is nucleophile? In English, phile means love or attraction. So the species or the substituent which has attraction towards a positive center or nucleus is called a nucleophile, or species which have attraction towards electron or negative center is called an electrophile. So इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन के तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा? अगर उसका इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब कि उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, और या अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन के तरफ भागेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स आइदर कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज और एनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। मतलब कि हो सकता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कोई हो जिसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 न्यूक्लियोफाइल. Nucleophile means which have attraction towards nucleus or positive center. तो न्यूक्लियस या पॉजिटिव सेंटर के तरफ अट्रैक्टेड होने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, और उसके या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, जिस लोन पेयर से वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा। सो न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल हो सकता है क्या? आइदर एमोनिया, क्योंकि एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। H2 भी हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। या तो फिर OH माइनस आयन हो सकता है, क्योंकि OH माइनस कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। या Cl माइनस भी हो सकता है। तो ये सारे तो न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब आता है इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोस व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव सेंटर. तो नेगेटिव सेंटर के पास तरफ कौन अट्रैक्टेड होगा? इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जो नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, तो इट मस्ट बी एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज लाइक NO2+. NO2+ carrying a positive center must be attracted towards a negative center. That's why NO2+ is considered to be an electrophile. और क्या हो सकता है? ये Cl डॉट हो सकता है. Cl डॉट क्यों? क्योंकि Cl में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अभी तक इसको अचीव नहीं हुआ है. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तब वो जाकर Cl माइनस बनेगा और आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबल Cl माइनस आयन बनेगा. तो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट्स व्हाई Cl डॉट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. तो अब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं वो हम देखेंगे. ओके, नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, SN1 एंड SN2. ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियोफाइल होता है और मॉलिक्यूल
एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट का एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके और एक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो जैसे कि SN2 सब्स्टिट्यूशन को लेते हैं, अगर आप CH3Cl लेते हो, CH3Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन और टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है CH3Cl। इसके साथ अगर आप OH माइनस का रिएक्शन करोगे, मतलब कि अगर आप एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल। यहाँ पर अगर आप KOH का एक्वस सॉल्यूशन दोगे तो OH माइनस आयन जाकर यहाँ पर जो Cl माइनस है, Cl माइनस को रिप्लेस करेगा। तो OH माइनस कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तरफ अट्रैक्टेड होगा। So why this carbon is a nucleophilic center? Because chlorine is more electronegative than carbon, so the bond paired electrons are attracted more or shifted more towards the more electronegative chlorine. That's why chlorine gets some partial negative charge and carbon gets some partial positive charge. तो यहाँ पर कुछ positive charge create हो रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर इसके तरफ अट्रैक्टेड होगा और इसके साथ एक बॉन्ड करेगा। जब यहाँ पर एक बॉन्ड करेगा, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं कर सकता है। तो अगर एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड करता है तो और किसी को तो वहाँ से निकलना ही होगा। तो ये बॉन्ड इज मोर पोलर, तो ये Cl बॉन्ड पेड इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl माइनस होकर यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ पर CH3 के साथ जुड़ जाता है एक OH, तो बनता है CH3OH, दैट मीन्स मिथाइल अल्कोहल, और क्लोराइड आयन यहाँ सब्स्टिट्यूटेड हो रहा है, सब्स्टिट्यूटेड बाय OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस जब तुम दोगे तो OH माइनस जाकर कार्बन के साथ कार्बन को अटैक करता है, तो यहाँ से क्लोरीन निकलता है Cl माइनस बन के। So the reaction, this reaction is concerted. The process is concerted. Concerted means यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये जो CCl बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ये जो C के साथ OH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सेम टाइम में हो रहा है और साइमल्टेनियसली हो रहा है। इसीलिए ये एक ट्रांजिशन स्टेट के तरफ जाएगा, जहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो फुल्ली फॉर्म नहीं हो पाएगा और जो निकल रहा है, जो ब्रेक कर रहा है, वो बॉन्ड भी फुल्ली ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट जाएगा जब लिविंग ग्रुप जो लिव कर रहा है और इंटरिंग ग्रुप दोनों ही उस कार्बन के साथ अटैच्ड है और पार्शियली बॉन्डेड विद द carbon. This state is called transition state, where no bond is fully formed and no bond is fully broken. Okay, now यहाँ पर अगर Cl बॉन्ड को लेकर निकलता है तो Cl माइनस होकर निकलेगा, तो जब पार्शियली बॉन्डेड है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो यहाँ पर Cl माइनस के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अगर OH माइनस के पास नेगेटिव चार्ज था, अगर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज तो चला जाएगा, पर यहाँ पर तो बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड हुआ है, तो इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। Okay, so this is the transition state and this step is called rate determining step. आप केमिकल काइनेटिक्स में सीखोगे एक रिएक्शन जो हम जस्ट एक केमिकल इक्वेशन से प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली each and every reaction practically occurs in multi steps. Okay, तो रिएक्शन मल्टी स्टेप में होता है। उस मल्टी स्टेप्स में जो पर्टिकुलर जो स्टेप सबसे धीमा होगा and which will determine the overall rate of the reaction. Okay, so in a multi-step reaction, the slowest step which determines the overall rate of the reaction is called the rate determining step. तो ये हम कैसे जानते हैं, ये हम रिएक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही जान पाते हैं। ये जो मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ, ये तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम किया है, ये उन्होंने बहुत सारे मैकेनिज्म उन्होंने सजेस्ट किया, उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को एक्सेप्ट किया गया है और हम लोग वही मैकेनिज्म सीखते हैं। तो ये जो है, ये तो एक प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है जो एक्सेप्टेड भी है। तो इस मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप को कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप
तो ये जो स्टेप होगा ये तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, DS मतलब कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंड ये जो स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप भी होगा। और इसके बाद जो होता है वो फर्स्ट रिमूवल ऑफ Cl माइनस, तो यहाँ पर से Cl माइनस निकलेगा और ये स्टेप फर्स्ट होगा। तो Cl माइनस अगर निकलता है तो अब ये बनता है कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl था वो तो निकल चुका है, और यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर OH आया है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ये था मिथाइल क्लोराइड एल्किल हैलाइड इन जनरल, एंड दिस इज फॉर्म द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस मिथानॉल, और इन जनरल दिस इज एन अल्कोहल, ओके। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दो मैकेनिज्म के पास थ्रू होता है। एक मैकेनिज्म तो मैंने दिखा दिया और एक मैकेनिज्म भी है। तो इस मैकेनिज्म में कौन सा हाइड्रो एल्किल हैलाइड्स फॉलो करेगा इस मैकेनिज्म को, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। पहले तो हम सम कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसका जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट where no bond is fully formed and no bond is fully broken. Number 2, the process is concerted. Concerted means concert. Concert मतलब कि जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले होता है उसको कहते हैं कंसर्ट। तो दो प्रोसेस एक साथ होगा तो उसको कहते हैं कंसर्टेड प्रोसेस। दो प्रोसेस मतलब कि यहाँ पर जो आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो आ रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको कहते हैं इनकमिंग ग्रुप, और मॉलिक्यूल से जो निकलता है उस ग्रुप को कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप तो निकलेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर एक माइनस आयन बनकर, और जो न्यूक्लियोफाइल है कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज वो आकर जुड़ेगा कार्बन, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उस कार्बन के साथ। यहाँ पर दोनों एक साथ ही हो रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इसीलिए प्रोसेस पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पर पूरा ये बॉन्ड फॉर्म भी नहीं हुआ है और ये जो लिविंग ग्रुप है वो पूरा डिटैच्ड भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद एक फर्स्ट रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप होगा तो Cl माइनस निकलेगा और हमें जो मिलेगा वो है अल्कोहल। नाउ सिंस दिस प्रोसेस passes through a transition state, अब अगर ट्रांजिशन स्टेट को आप देखोगे तो यहाँ पर कार्बन ने पांचों, दो दिस टू आर पार्शियल बॉन्ड्स बट स्टिल पांचों बॉन्ड करके रखा है। पांचों बॉन्ड कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो ये ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड मतलब कि यहाँ पर 4 रह सकते हैं टेट्राहेड्रल में, पर यहाँ पर 5 ग्रुप है कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ओवर क्राउडेड है। नाउ अगर यहाँ पर इस छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स के जगह कोई बल्कि मिथाइल ग्रुप्स आ जाए, मतलब कि यहाँ पर अगर CH3 हो और ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो कंपाउंड, तब जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा वो तो बहुत ही अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरफ ओवर क्राउडेड है, उसके जगह अगर ये जो छोटा छोटा हाइड्रोजन एटम है इसलिए ये ठीक है, पर यहाँ पर अगर बड़ा मॉलिक्यूल्स आ रहा है, बड़ा ग्रुप्स अगर आएगा, हाइड्रोजन की जगह एक CH3 ग्रुप्स आएगा तो जिसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो इसका ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होता जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी डिक्रीजिंग बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर स्टेप। मैंने कहा ना कि ये स्टेप ही तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो इस स्टेप के ऊपर ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो अगर इसका रेट कम होता जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन रेट भी कम ही होगा। तो रिएक्शन को इस मैकेनिज्म फॉलो करने का तो बता सकते हो कि कंपाउंड को ये रिएक्शन फॉलो करने का टेंडेंसी भी कम होगा। तो अगर एक CH3 आया तो ठीक है, चलो रिएक्शन रेट कम हो गया। अगर 2 CH3 है तब तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा हो गया, तो रिएक्शन रेट तो और भी घटेगा। और अगर और एक CH3 है तब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये तो फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि दैट विल बी वेरी क्राउडेड एंड स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से ये तो मैक्सिमम अनस्टेबल होगा, इतना अनस्टेबल होगा कि ये फॉर्म ही नहीं होगा। तो अब हम ये बता सकते हैं कि अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले, मतलब कि जितने यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह और एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तब ये जो SN2 रिएक्शन आएगा तो जिसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो इसका ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होता जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी डिक्रीजिंग बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन
डिपेंड्स अपन दिस पर्टिकुलर स्टेप। मैंने कहा ना कि ये स्टेप ही तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो इस स्टेप के ऊपर ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो अगर इसका रेट कम होता जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन रेट भी कम ही होगा। तो रिएक्शन को इस मैकेनिज्म फॉलो करने का तो बता सकते हो कि कंपाउंड को ये रिएक्शन फॉलो करने का टेंडेंसी भी कम होगा। तो अगर एक CH3 आया तो ठीक है, चलो रिएक्शन रेट कम हो गया। अगर 2 CH3 है तब तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा हो गया, तो रिएक्शन रेट तो और भी घटेगा। और अगर और एक CH3 है तब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये तो फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि दैट विल बी वेरी क्राउडेड एंड स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से ये तो मैक्सिमम अनस्टेबल होगा, इतना अनस्टेबल होगा कि ये फॉर्म ही नहीं होगा। तो अब हम ये बता सकते हैं कि अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले, मतलब कि जितने यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह और एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तब ये जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। ओके, तो एकदम जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड है जहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, मिथाइल क्लोराइड, उसका रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो रहा है। ओके, अगेन नेक्स्ट यहाँ पर देखो नए कोई चार्ज फॉर्म नहीं हुआ है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेट में नो न्यू चार्ज इज फॉर्म बट द एग्जिस्टिंग चार्ज इज डिस्पर्स्ड। मतलब कि यहाँ पर रिएक्शन से पहले यहाँ पर OH- आयन था। अब फॉर्मेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो गया, ये जो दो ग्रुप्स है OH ग्रुप और Cl ग्रुप है, दो ग्रुप के अंदर वो डिस्पर्स्ड हो गया, तो चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में रिएक्शन अगर होता है तो चार्ज कम होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो Cl कौन से जगह में था, राइट हैंड साइड में था, और यहाँ पर जो OH आया कौन सा साइड में आया, लेफ्ट हैंड साइड में आया। तो इसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, पर ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सिंस द प्रोसेस इज कंसर्टेड, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही साथ हो रहा है। ये तो Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये तो पहले निकलेगा नहीं, तो OH- तो फ्रंट साइड से आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ब्लॉक है। तो OH- को तो बैक साइड से आना ही पड़ेगा। अगर OH बैक साइड से आता है तो OH जिस तरफ CCl बॉन्ड था उसके ऑपोजिट साइड में COH बॉन्ड यहाँ पर बनता है। इसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि दिस क्लोरीन ग्रुप ये अटैच्ड रहा है, इसीलिए OH- हैज टू कम फ्रॉम द बैक साइड। इसको कहते हैं बैक साइड अटैक। तो नंबर 1 क्या हुआ, SN2 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1 है द प्रोसेस इज कंसर्टेड। ओके, कंसर्टेड मीन्स यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। नंबर 2, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड फॉलोज दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब कि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, CH3 ग्रुप्स कम होगा, वो जो एल्किल हैलाइड होगा वो ये रिएक्शन फॉलो करेगा। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है द रिएक्शन proceeds through a transition state, through a formation of a transition state। एक transition state को create करेगा and then that transition state occurs forms in the rate determining state। okay, rate determining state में ये transition state form हो रहा है। और क्या है, और जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको अगर आप इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, इसको अगर इसका थ्री डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है इसका और इसका ही डिफरेंट है। ये Cl राइट हैंड साइड में है और यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाना। तो इसको इसीलिए कहते हैं, इस जो इंसिडेंट है इसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये हम इस वीडियो में बाद में देखेंगे। ओके, सो दिस वाज द SN2 substitution. Now why SN2? Because the reaction rate depends, the rate of the reaction depends upon the reactants present in the rate determining step। तो rate determining step में
जो जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होगा उसके कंसंट्रेशन के ऊपर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन का जो रेट डिटरमिनिंग स्टेट है तो फर्स्ट स्टेप ही है, और फर्स्ट स्टेप में कौन कौन है, ये CH3Cl तो है ही जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं हम, और रिएक्टेंट कहते हैं, और क्या है जो सब्सटीट्यूएंट है विच माइनस वो भी है। सो द रिएक्शन इज directly proportional to the concentration of CH3Cl as well as to the concentration of OH minus। तो हम लिख सकते हैं rate is proportional to concentration of CH3Cl into the concentration of OH minus। ओके, तो rate क्या हुआ, तो rate equals to some constant which is called rate constant K1 into concentration of CH3Cl into concentration of OH minus। तो यहाँ पर कितने कंसंट्रेशन टर्म है, 1 + 1 2 कंसंट्रेशन टर्म्स है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये न्यूक्लियोफिलिक है और इलेक्ट्रोफिलिक है। ये तो न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि द सब्स्टिट्यूएंट इज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये कितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर टेक पार्ट कर रहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, 2 मॉलिक्यूल्स। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो A स्टैंड्स फॉर substitution, N stands for nucleophilic, and 2 stands for bimolecular. So this is called nucleophilic bimolecular substitution reaction, and in short it is called SN2। ओके, अब हम देखते हैं SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम देखते हैं SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म कैसे होते हैं। तो मैंने कहा कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड्स फॉलो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। So the more substituted alkyl halides they should follow SN1 reaction mechanism। तो more substituted मतलब कि जहाँ पर हाइड्रोजन था वहाँ पर अब CH3 ग्रुप्स आएगा। तो ये था कार्बन, सो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, क्योंकि इसके साथ एक लिविंग ग्रुप Cl है, ये एक एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर भी एक CH3 है। तो ये एक अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, इसको करके भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड, इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ क्लोराइड के जब रिएक्शन होता है, जब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है OH माइनस, दैट मीन्स इधर एक्वा सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तुम रिएक्ट करवाते हो, तब क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, दैट मीन्स स्लोएस्ट स्टेप। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में ही ये Cl पूरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलता है। तो यहाँ पर बन जाता है CH3, ये C, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो क्योंकि Cl ने उसका बॉन्ड पेयर को लेकर निकला है, तो उसके इसलिए इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर मैंने अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दिखाया, पर यहाँ पर नहीं दिखाया क्योंकि ये जो है ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है दिस कार्बन, बट एक अगर निकल जाता है तो अब नाउ इट हैज 3 bonds, so it is sp2 hybridized। sp2 means the shape is trigonal planar, so all these CH3 bonds lie on the same plane, all the alkyl groups lie on the same plane, all this carbon lie on the same planes। okay, so this is why मैंने वो above the plane और below the plane यहाँ पर नहीं दिखाया। now this is the first step in the SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एंटरिंग ग्रुप आता है। नाउ यहाँ पर Cl तो नहीं है, तो दोनों साइड ही ओपन है इस एंटरिंग ग्रुप के लिए। तो एंटरिंग ग्रुप में कम फ्रॉम आइदर साइड्स। ओके, नाउ OH माइनस तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और OH माइनस यहाँ से भी अटैक कर सकता है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी इज देयर। इसीलिए दो मॉलिक्यूल, दो आइसोमर फॉर्म होगा विथ 1:1 रेशियो, क्योंकि दोनों का जो फॉर्म होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो सेम है। तो यहाँ पर होगा एक आइसोमर फॉर्म होगा जिसके दाहिने तरफ OH ग्रुप होगा, और एक आइसोमर फॉर्म होगा जिसके बाएं तरफ OH ग्रुप होता है। तो ये दो, इसके दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट देयर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से अलग करके उसके उस दोनों के बीच में कोई तरह की कोई डिफरेंस नहीं है, कनेक्टिविटी से लेकर सब कुछ सेम है। ये दो जो आइसोमर है इसको ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। ओके, तो स्पेशली इसको दो एनंशियोमर्स कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में सीखेंगे।
अब क्या देख रहे हो, तो ये तो SN1 कैसे, क्यों इसको SN1 हम कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिएक्शन रेट है, रेट depends upon the concentration of the reactant present at that moment. So in the rate determining step also, so here in the rate determining step only this alkyl halide is present and the substituent is not there. That's why rate depends only upon the concentration of the substituents, but not the rate depends upon only to the concentration of the reactants and not to the concentration of the substituents, क्योंकि rate determining step में substituents तो है ही नहीं, तो rate proportional to only the concentration of CH3 whole thrice Cl whole thrice CCl, okay, और rate equals to हम कह सकते हैं some constant which is called rate constant into concentration of CH3 whole thrice CCl. So the reaction, again the reaction is a substitution reaction. यहाँ पर substitution ही तो हो रहा है. This is also a nucleophilic substitution reaction because the substituent is again a nucleophile and the reaction only one concentration term is there, so the reaction is unimolecular. Okay, one concentration terms present in the rate determining step. यहाँ पर क्या है वो हम नहीं देखते. rate determining step के आगे यहाँ पर क्या है, कितने रिएक्टेंट्स के टर्म्स प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट है, दैट ओनली अपीयर्स इन द रेट इक्वेशन. और रेट इक्वेशन में कितना है, 1 है, दिस इसलिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है. सो द रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एंड द रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर. So SN1, S stands for substitution, N stands for nucleophilic and 1 stands for unimolecular. So this is reaction mechanism of SN1. SN1 मतलब कि सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1, इन द फर्स्ट स्टेप और इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप अ कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड. ओके, क्योंकि यहाँ पर तो लिविंग ग्रुप पहले ही निकलता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ऑकर्स इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. Now the entering group comes and now entering group has two options. It may come from either sides. Okay, ये front side से भी अटैक कर सकता है और आ सकता है, आकर कार्बन के साथ बॉन्ड कर सकता है, और बैक साइड भी ओपन है तो बैक साइड के तरफ, बैक साइड से भी वो अटैक कर सकते हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी तो है एकदम 50-50 प्रोबेबिलिटी तो है, इसीलिए दोनों ही मॉलिक्यूल फॉर्म होगा विद 1:1 रेशियो. ये 50% होता है तो ये भी 50% ही होगा. तो ये इसीलिए द रिजल्टेंट जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन क्या होता है, ये भी एक नया टर्म है, इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन. ना व्हाट इज रेसिमाइजेशन, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले जान लो. यहाँ पर नंबर 1, more substituted alkyl halides follow this SN1 reaction mechanism. In the rate determining step, a carbocation is formed. Since the entering group comes in the carbocation to attack, so it may come from either sides, and that is why two isomers are formed with two enantiomers are formed with 1:1 ratio, and as a result of that the solution becomes an optically inactive solution. Though the substance present, though the compounds present, both are optically active, but their presence in 1:1 ratio makes that solution optically inactive. This incident is called racemization, and the mixture of 1:1 mixture of two enantiomers is called racemic mixture. तो SN1 reaction में तो racemic mixture form हो रहा है, तो solution becomes optically inactive. Of two enantiomers with 1:1 ratio, the solution becomes optically inactive. This incident is called racemization. Okay, देखते हैं कि what is optical isomers. Optical isomers होता क्या है. पहले तो ये जो लाइट, जिसको हम जानते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन से जाता है, एक्चुअली लाइट एक वेव है और वेव कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता. ये जो स्ट्रेट लाइन में जाता है वो दो कंपोनेंट का रिजल्टेंट है. जैसे कि एक लाइट का वेव जा रहा है ऐसे करके और एक लाइट का वेव जा रहा है ऐसे करके, दोनों का फेज डिफरेंस है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाएगा. ठीक है, तो दो कंपोनेंट का मिक्सचर है ओवरऑल एक लाइट रे. नाउ an optically active molecule, organic compounds are optically active. Optically active means
वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके सॉल्यूशन से आप अगर इसको पास थ्रू कराओगे, ये सॉल्यूशन से अगर पास थ्रू कराते हो तो वो कंपाउंड क्या करता है, किसी भी एक कंपोनेंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर ये वाला कंपोनेंट एब्जॉर्ब होता है तो आफ्टर पासिंग थ्रू दैट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ये तो नहीं निकलेगा, तो कौन निकलेगा, ये निकलेगा। तो now thus light not in straight line anymore, ये कंपोनेंट निकल रहा है तो लाइट तो यहाँ पर चला जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में अब नहीं जाएगा क्योंकि और तो लाइट एक फेड हो जाएगा, ये तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है कि क्योंकि दो कंपोनेंट तो नहीं है। अगर वाटर सोल्यूशन, अगर सिंपल वाटर से एक लाइट को आप पास थ्रू कराते हो तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है क्योंकि वाटर तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता। पर वाटर को छोड़ के, वाटर में अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप उसमें मिलाओगे, से ग्लूकोज आप मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाते हो और उसका फिर उस लाइट को उस ग्लूकोज सॉल्यूशन से पास थ्रू करवाते हो, तब आप देखोगे कि लाइट अब जो स्ट्रेट लाइन में था वो लाइन में अब लाइट है नहीं, लाइट का डेविएशन हो रहा है, उसका जो स्ट्रेट लाइन था उस पथ से उसका डेविएशन हुआ है। ओके, तो ये जो लाइट का रोटेशन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव।